जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 52 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय। बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बहादुर शाह द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जान लेते हैं। आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। इसके लिए ट्रिक है कि बाबर आया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांदा दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध लड़े थे। किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था। सेकेंड है यहाँ पर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा का पराजय हुआ था। इसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय का पराजय हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर 1529 में घाघरा की युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी का पराजय हुआ। इस प्रकार से 4 युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। उससे 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मुगल वंश की संस्थापक कौन है? तो बाबर है। कब किए थे? तो 1526 ईस्वी में। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। प्रश्न आता है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। मुगल वंश का अंतिम शासक तो यहाँ पर देख लिए हैं, बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। बताइए सेकेंड प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोथल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होते हैं। लौंग जो सामान्य रूप से हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, वो किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से और फल से। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पुष्प कलिका से बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 4 नवा प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को, थाइमस को, तिल्ली को और बुनर ग्रंथि को। बताइए 4 नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 5 नवा प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम को किस में रहकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में, जल में, वनस्पति तेल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए सोडियम को, जिसके परमाणु संख्या 11 होता है, उसको किस में रखा जाता है जो कि वो सही सलामत में रहता है? जल्दी से बताइए 5 नवा प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्य कारण यह है कि यह सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह जलना प्रारंभ कर जाता है, इससे इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लाफिंग गैस है NO, CO, N2O और SO2। बताइए इनमें से लाफिंग गैस किसे कहते हैं। लाफिंग गैस का इसमें से अणुसूत्र कौन सा है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किस से बचाती है। बताइए जो वायुमंडल में ओजोन परत होती है वह हमें किससे रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से, कास्मिक किरणें से, गामा किरणें से और एक्स किरणें से। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, अल्ट्रावायलेट किरणों से। देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल, उसके बाद है संताप मंडल। संताप मंडल में ही ओजोन परत रहता है, संताप मंडल, और संताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ाई जाती है। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और बाह्य मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, यानी वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। द्रव घनत्व मापी द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, आर्द्रता मापी द्वारा, ऊंचाई मापी द्वारा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जिन भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर B बता रहे हैं बैरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। यहाँ पर कौन की जगह पर कोण होगा, कोण, यानी किसी वस्तु को किस एंगल पर हम फेंके कि वो सबसे अधिक डिस्टेंस पर जाकर गिरे। आपको बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जब किसी वस्तु को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 जनवरी को और 22 जनवरी को। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, 2 दिसंबर को। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिवस देख लेते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कुछ ये इम्पोर्टेंट दिवस है, आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स। बताइए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कुछ यहाँ पर बुक है, एक तरफ है बुक और दूसरी तरफ उसके लेखक है। देख लेते हैं यहाँ पर अकबरनामा किसने लिखा है। तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आधे अधूरे मोहन राकेश। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उसके बाद बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत के द्वारा और गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। इसमें जितने भी पुस्तक देखे सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा चांस रहता है ये एग्ज़ाम में आने का। तो सभी को आप याद कर लीजिएगा, एक बार 1 से लेकर 10 तक है, सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। 22 जुलाई 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1948 और 22 अक्टूबर 1947। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया था। देखिए
राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ये भी याद रखिएगा। जन गण मन किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सुबंधु का, पाणिनि का, भारद्वाज का, इनमें से कोई नहीं। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये पाणिनि के द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा। बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में 3 आपात स्थितियाँ का परिकल्पना किया गया है। सामान्य आपात, जिसे राष्ट्रीय आपात भी कहा जाता है, अनुच्छेद 352 में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है और 360 में वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। ये तीनों महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए। 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में और 6 महीना में। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के अंतर उसे लौटा देना चाहिए। कुछ बारे में इसके जान लेते हैं। संसद के 3 अंग होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। संसद के बारे में संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। ये तीनों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के। ये राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा को अस्थायी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसमें से जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्रण प्रवर्तन। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ और जेम्स प्रिंसेप। बताइए 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीख यामिनी को, इसमें से कोई नहीं। बताइए 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किताब-ए-उल हिंद। इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपके एग्जाम में आने की चांस ऐसे प्रश्न का ज़्यादा रहने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बी.आर. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए देश बंधु की उपाधि कौन से महापुरुष धारण किए थे। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम का उपाधि धारण किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। मैजिनी ने, गैरिबाल्डी ने, कैमूर ने और विक्टर एमैनुअल ने। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहांग्यो।
देखिए बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को, और चीन का शोक नदी हांगो को कहा जाता है। 22वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा और गैनीमेड। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड। कुछ ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला है शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि ग्रह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों की अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि नासिक के किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी के। कुछ यहाँ पर प्रमुख शहर देख लेते हैं और वो किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए या आगरा है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है, हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे, लखनऊ है गोमती नदी के, जौनपुर है गोमती नदी, उज्जैन है क्षिप्रा नदी, अहमदाबाद है साबरमती नदी, बड़ोदरा है विश्वामित्री नदी और सूरत है तापी नदी। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शहर है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, ये हम देख लिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 25 नंबर की पेस मेकर का संबंध है किडनी से, दिमाग से, पाँव से और हृदय से। तो बताइए इससे 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय रोग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर और 6 से 7 लीटर। बताइए इस 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 27वां प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? डायनेमो बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं और इंडक्टर बोलते हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। तो विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी जो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है उस व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयोग में लाता है, आपको बताना है। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में इसमें निकट के वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देती है। तो निकट के वस्तु उसको नहीं दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में उसको निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस किस पर आधारित है, आपको बताना है। परमाणु आयतन पर, परमाणु संख्या, परमाणु भार पर, परमाणु आकार पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले द्वारा बनाया गया है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? Mn, Mg, Fe, K। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मैग्नीज होता है कि मैग्नीशियम होता है कि आयरन होता है कि
पोटेशियम होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की खोज के लेखक कौन है, यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और विवेकानंद। बताइए इस 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किस के आसपास स्थित है? हिंद महासागर के, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, अंडमान। बताइए 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कुछ देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। 34वां प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, पटाभी सीतारमैया और फजल अली। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फजल अली। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है डायलाइजर, पेसमेकर, सीटी स्कैन और ऑक्सीजनरेटर। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे। 35 में आप कितने का सही जवाब दिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।